नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा केमिस्ट्री के सेगमेंट में हमारा टॉपिक है ईंधन, फ्यूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। तो भूरा कोयला किसे कहते हैं? इसमें मैग्नेटाइट होता है। भूरा कोयला नहीं, पीट कोयला को हम ही भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है। लिमोनाइट ये भी नहीं है। बॉक्साइट ये एल्युमिनियम के एक्स होते हैं। मैग्नेटाइट भी में भी जो है मुझे एल्युमिनियम के एक्स होते हैं। देखिए, कोयला बेसिकली तीन प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है तीसरा होता है लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला जो होता है उसे हम एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर वगैरह में पाया जाता है। और लिग्नाइट कोयला हमारा तमिलनाडु के नवेली वगैरह रीजन में पाया जाता है। पीट कोयला सबसे खराब कोयला होता है, ये भी दक्षिण भारत वाले रीजन में कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका एलिब्रेशन देख लेते हैं। तो कोयला एक काला या भूरा तलछटी चट्टान है जिसमें कार्बन और हाइड्रोकार्बन का उच्च मात्रा होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो उच्च मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उसी से कोयले का निर्माण होता है। आपको पता होगा कि हमारा जो धरती है, पहले एक विशाल भूभाग हुआ करता जिसे हम पैंजिया कहते थे, और चारों तरफ इसके सागर हुआ करता जिसे हम पैंथालेसा कहते हैं। बाद में इसमें विखंडन हुआ था उसमें जुरासिक युग में। उसके बाद ये दो भागों में बटा था। उत्तरी भाग को लेसी, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो जीव जंतु थे, जैसे कि हमें आपको पता होगा कि डायनासोर यहाँ पर रहते थे बहुत बड़ी मात्रा में। तो यहाँ चंद्रमा से एक टूट करके जो है धूमकेतु आ करके यहाँ पर चंद्रमा से यहाँ कहीं से धूमकेतु टूट करके आया, और हमारी पृथ्वी पर ये मैक्सिको की खाड़ी में जब आ करके वहाँ पर गिरा, तो पूरे की पूरी इस तत्व की जो इस जानवर की है वो विलुप्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो स्मूज होते थे चूहे जो होते थे वो जमीन के अंदर चले गए, बिल में चले गए, और उन्हीं से हमारे इंसानों की उत्पत्ति हुई थी, हम मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। तो ये जो जीव जंतु मरे हुए थे और पेड़ पौधे दबकर मरे हुए थे, इन्हीं से दब करके जो है क्या हुआ, हमारा जीवाश्म ईंधन स्टार्ट हुआ, और इसी हम कोयला कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं, अन्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो इसी में कहा जा रहा है कि कोयले को एक गैर नवीकरणीय का मतलब देखिए, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ठीक है। एक होती है नवीकरणीय ऊर्जा, एक होती है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जो रिन्यूएबल हो, मतलब एक बार खत्म हो जाए फिर दूसरी बार चार्ज हो जाए, जैसे कि सोलर लाइट हुआ, पवन ऊर्जा हुआ। ठीक है। तो ये सब जो इसे बांध वाली जो बांध पे बनाया जाता है, उसमें नीचे टरबाइन लगा करके चला जाता है, और रिन्यूएबल एनर्जी है। ये इसका क्षय नहीं होता, क्षय होगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर रिजनरेट हो जाएगा। जबकि कोयला, पेट्रोलियम ये जो होते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इनका कोई मतलब दोबारा अगर एक बार जल जाए तो दोबारा फिर वो उत्पादित नहीं हो पाते हैं। तो आपको बेसिकली ये समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा के दो रूप होते हैं। तो हमारा कोयला क्या है? एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके मुख्यतः चार प्रकार हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और पीट या भूरा कोयला तथा लिग्नाइट। तो कोयले की श्रेणी उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा और उत्पादन की मात्रा या उष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है। जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उसमें उतना ही बढ़िया वह कोयला माना जाएगा। जैसे कि एंथ्रासाइट कोयला में आपको पता होगा कि 86 से 57% कार्बन पाया जाता है, और इस किस्म के कोयले का उष्मीय मान सर्वाधिक होता है। बिटुमिनस कार्बन की मात्रा में 55 से 60% होती है। अब बिटुमिनस कोयला आपको पता होगा कि हमारे झारखंड वगैरह रीजन में, जो झारिया वगैरह रीजन है, वहां पर पाया जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है। लगभग पीट कोयला सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। तो लिग्नाइट हमारे यहाँ मैंने बताया था तमिलनाडु के नावेली में लिग्नाइट पाया जाता है। और बिटुमिनस जो होता है हमारे, जैसे कि सपोज दैट भारत है तो इस रीजन में छोटा नागपुर, पठार और झारखंड वगैरह रीजन में, ये क्षेत्रों में जो है हमारा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और ऊपर जो जम्मू कश्मीर में है यहाँ पर एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। हालांकि एंथ्रासाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार जो मुझे पता है अभी तक चीन है। फिलहाल आप देख लीजिएगा कहाँ है, अमेरिका है, और मुझे तो लग रहा है कि चीन ही है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देखें। एथेनॉल की कैलोरी फिक वैल्यू केजी स्लैश केजी में कितनी होती है? केजी स्लैश केजी में कितनी होती है? तो एथेनॉल जो होता है उसमें कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? तो लोअर का सवाल है, इसमें देखते हैं क्या है। तो आंसर उसका सी होगा। क्लोरोफिक वैल्यू ईंधन द्वारा उत्पादित ऊष्मा की वह मात्रा होती है
जो वह निश्चित दाब और सामान्य परिस्थिति में उत्पादित करता है। मतलब एक निश्चित दाब और सामान्य परिस्थितियों में उत्पादित करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का एक ऊष्मा का उत्पादन क्षमता होती है, ठीक है। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू 30 कैलोरी जूल प्रति किलोग्राम होती है। होता क्या है कि जैसे सपोज डेट आप ही हैं, आपके अंदर कितनी कैलोरी फिक वैल्यू है, तो आपको क्या होगा कि सामान्य वैल्यू में आप कितनी ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं वही आपका, और कितना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, तो उसी का दोनों का अनुपात होता है, ठीक है। इसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो ऊर्जा बचा प्रेशर, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? मतलब कौन सा अधिक तापजनक मान है? तो हाइड्रोजन का। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में तापजनक होता है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ हाइड्रोजन से बस चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट हुई, कमेंट बताइएगा। हाइड्रोजन का तापजनक मान अधिकतम होता है। यह वायु या ऑक्सीजन में जलता है तथा इसकी ज्वाला रंगहीन होती है, और हाइड्रोजन जलकर H2O पानी तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, H2O2 बनाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन, यही सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन 75% पाया जाता है। मीथेन जो होता है ग्रीन हाउस गैस है, और ये जो है धान के खेतों में पाया जाता है, ठीक है। जानवर को जो जुगाली करते हैं उसमें पाया जाता है, तो गोबर गैसों में पाया जाता है। खाना पकाने का गैस में 60% क्या होता है? ब्यूटेन होता है, सही बात है। CH4 को हम ब्यूटेन कहते हैं, आप जान लीजिएगा। सॉरी तो इथेन है, C4H10 है, C4 और H10, ठीक है, ब्यूटेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खाना पकाने वाली गैसों में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण भरा जाता है। जो प्रोपेन होता है C3H8 और C4H10 का मिक्सचर भरा जाता है, जिसमें 60% से अधिक जो होता है वो ब्यूटेन होता है और 40% से अधिक प्रोपेन होता है। तो जो खाना पकाने की गैस, इसमें मीथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सर होता है। 60% जो होता है, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए, वो क्या होता है, C4H10 होता है, और 40% जो होता है वो क्या होता है, C3H8 होता है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील होता है? मतलब ऐसा कौन सा तरल पदार्थ है जो सर्वाधिक ज्वलनशील होता है? तो भैया पेट्रोल है। मोबिल ऑयल, पारा, मिट्टी का तेल, ये सब बहुत कम है। तो पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है, भूप्रकृति के नीचे अवसादी परतों के बीच पाया जाता है। देखिए हमारे यहाँ 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें हम अग्नि चट्टानें कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें कहते हैं, दूसरा होता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, इसे हम सेकेंडरी चट्टान कहते हैं, और थर्ड होता है टर्शियरी चट्टानें होती है, जिसे हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। अग्नि चट्टानों का जब क्षरण होता है तो कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित होता है, और कायांतरित चट्टानों का जब क्षरण होता है तो वो रूपांतरित चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में वो विखंडित हो जाते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। अवसाद से बना हुआ इसका ये चट्टानें होती हैं। तो 3 प्रकार की परतें होती हैं, आग्नेय सेल, रूपांतरित या कायांतरित सेल, और तीसरा अवसादी सेल, ठीक है। तो 3 प्रकार के सेल होते हैं, और इन 3 प्रकार के सेलों में आपको जो अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और काले भूरे रंग का गाढ़ी द्रव पाया जाता है। इसे कच्चा तेल या धात्विक तेल के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, और हाइड्रोकार्बन ईथर, मैंने आपको ROR का कॉन्सेप्ट बताया था, ईथर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और प्राकृतिक गैस आदि प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोल सर्वाधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ है। भारत में पेट्रोलियम बॉम्बे है जिसको कहते हैं, महाराष्ट्र में डिगबोई, असम में प्राप्त हुआ है। आपको पता होगा, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो कच्चा तेल पाया जाता है हमारे यहाँ, उसमें जब हम ऑक्टेन संख्या से मतलब डालते हैं, उसका अलग अलग अशुद्धियाँ निकालते हैं, रिफाइनरी होती है वहाँ पर जब जाता है, तो अलग अलग ऑक्टेन संख्या जो होता है उसमें डाला जाता है। तो अलग अलग ऑक्टेन संख्या पे गैस मिलता है, और फिर प्राकृतिक गैस मिलते, नेचुरल गैसेस मिलते हैं, फिर आपको मिट्टी का तेल मिलेगा, वैसलीन मिलेगा, तो उसका अलग अलग एक ऑक्टेन संख्या होता है। हालांकि क्वेश्चन ये इसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पीसेस वगैरह में आप ऑक्टेन संख्या को भी कवर करिएगा। फिलहाल मैं जब उसको आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे, तो घटना चक्र का या यूथ का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर मैं आपको इसको बता दूंगा, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है, तो यहाँ पर होगा मीथेन। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन्स होता है, जिसमें 80% मीथेन होती है, ठीक है।
और घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस, इसे हम एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस कहते हैं, या ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो प्राकृतिक गैस दोनों मतलब समझ लीजिए, प्राकृतिक गैस में जो होता है 95% क्या होता है, इसी में कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो 95% जो होता है प्राकृतिक गैस में, नेचुरल गैस जो होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें कि जो मीथेन होता है CH4, ये कितना होता है, ये होता है 80%। ठीक है, 80% मीथेन होता है। बाकी जो जो एलपीजी है हमारा, एलपीजी ये इसमें 60-40 का रेशियो होता है। 60 में इसमें ब्यूटेन C4 एस्टेन होता है और 40 जो होता है प्रोपेन होता है। ठीक है, तो दोनों आप समझ लीजिएगा। इसमें उच्च दाब और द्रवित सिलेंडरों में भरे जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप और जान लीजिए कि जो एलपीजी भरा जाता है हमारे यहाँ से निकलता है, तो एक गंध, तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इथाइल मर्केप्टन, सॉरी टेट्राएथिलेट, ऐसे कुछ नहीं याद नहीं आ रहा यार। चलिए बात बता देंगे, वो भी याद नहीं आ रहा है। ये तो अपस्फोटन होता है जब पेट्रोल वगैरह में मिलाया जाता है, टेट्राएथिलेट मिलाया जाता है, तो हम उसको बाद में बता देंगे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा तत्व मिलाया जाता है। आप अगर याद हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी कम्पैक्ट नेचुरल गैसेस के वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दाब दबाया जाता है? तो यहाँ आंसर होगा आपका सी। देखिए, हम 3 चीज़ यहाँ पर पढ़ चुके हैं। एक होता है नेचुरल गैस, एक होता है एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, और एक होता है सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये घरों में प्रयोग होता है। ये नेचुरल गैस जो कुओं से निकलता है वहाँ पे मिलता है, और ये जो होता है सीएनजी, आप उसको बता रहे हैं। आपको सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है। इसे बर्तन में 20 से 25 MPa मेगा पास्कल तक के दाब डालकर जो है इसे संग्रहित किया जाता है। तो इसी प्राकृतिक गैस को हम क्या कहते हैं, सीएनजी कहते हैं। ठीक है, 20 से 25 पास्कल के प्रेशर से दबा करके इसको जो है इसमें बर्तनों में प्रेस करके जो है रखा जाता है। इससे आप गाड़ियाँ वगैरह चलाते होंगे। ठीक है, तो नेचुरल गैस, एलपीजी और सीएनजी में आप अंतर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो आपको पता होगा बायोगैस जो होता है इसका मुख्य स्रोत जो होता है मीथेन होता है। तो बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री का विघटन से उत्पन्न होती है। इसमें मीथेन 50 से 75% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25% होती है, और कुछ अन्य गैसें नाइट्रोजन 0 से 10% हो जाती है, हाइड्रोजन 1 से 1% हो जाती है, और हाइड्रोसल्फाइड H2S जिसको कहते हैं इसमें 0 से 3% होती है। ऑक्सीजन की अल्प मात्रा इसमें पाई जाती है। तो बेसिकली आप बायोगैस के बारे में देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं देखेंगे जहाँ लैट्रिन के गड्ढे हों या गोबर के हों, तो उसमें जो है डाल करके वो वहाँ से फिर गैस उत्पन्न करके जलाते हैं। गांव वगैरह में कहीं कहीं हमने देखा था, बहुत छोटे तब वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ गैस की आवश्यकताएं पूरी की जाती थी। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, मीथेन की मात्रा ज़्यादा रहती है। ठीक है, बायोगैस में। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है धातुएं, धात्विक यौगिक और उनके अनुप्रयोग, मेटल्स, मेटेलिक कंपाउंड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एंटासिड टूथपेस्ट, एंटासिड का मतलब जो हमारे यहाँ पता होगा कि हमारे पेट में जब आपको गैसेस उत्पन्न होने लगते हैं, गला जलने लगता है, तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक या च्युइंग गम जो होता है एक घटक अथवा सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग एंटासिड और डाइजीन जो आप देखते होंगे टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक के लिए जो रगड़ता हुआ है हल्का सा है, और च्युइंगम को तथा स्वयं सौंदर्य प्रसाधन में भराव में सामान्य घटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? जो सबसे अधिक तन्य होती है उसको हम सोना कहते हैं, चाहे जितना लंबा कर लीजिए आप। देखिए इसमें लिखा गया सोना सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी का मतलब है चाहे जितना ठोक पीट के आप पतला कर सकते हैं। ठीक है, और ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, AU होता है। ठीक है, इसका 79 में भी होगा जो हमको पता है।
सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा को हम और किस नाम से जानते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। और खाने के सोडे को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। इसका सूत्र Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? तो पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा या इस्पात? तो शुद्ध लोहा कौन सा है? तो देखते हैं यहाँ पे, पिटवा लोहा, ए इज द राइट आंसर होगा। पिटवा लोहा या गाढ़ा हुआ लोहा, जिसे हम वर्थ आयरन कहते हैं, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें लगभग 0.12 से 0.25 कार्बन होता है। लोहे की शुद्धता को उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो लोहे की शुद्धता उसमें कार्बन की उपस्थिति की मात्रा के आधार पर किया जाता है। तो पिटवा लोहा सबसे जो होता है शुद्ध होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट। तो CaOCl2 को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक खाने का सोडा होता है। सोडियम क्लोराइड ये नमक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये आपको जो कीटाणुनाशी है उसमें प्रयोग किया जाता है पानी वगैरह मिलाने के लिए। और दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, इसे हम जिप्सम कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करती है? शीशे के उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में, पानी के अस्थायी खारेपन को हटाने में, और रासायनिक उद्योगों के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। कहने का मतलब इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वॉशिंग सोडा मतलब धोने के सोडे का प्रयोग नहीं करता है? तो यहाँ होगा रासायनिक उद्योगों के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं किया जाता है। रासायनिक उद्योगों के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता। वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़ा धोने, जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सफाई कारक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। यह कांच, साबुन और कागज के निर्माण में प्रयुक्त होता है, या बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 कैरेट सोने के खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा? जो 18 कैरेट होता है, खरे सोने का परसेंट कितना होगा? तो खरा सोना आपको मैंने पहले बताया था 24 होता है। 24 कैरेट को हम खरा सोना कहते हैं। अब इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 18 का 24 से भाग दे दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो 6 3 18 और 6 4 24। अब 3/4 को हम 75% कहते हैं। 75% इज द राइट आंसर होगा। ये सब परसेंटेज का जो है नॉर्मल क्वेश्चन है। 3/4 इसका मतलब बना लीजिए 75%। बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर को खाने वाला पाउडर भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर को खाने वाला पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा क्या है, वास्तव में क्या है? तो इसमें कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो खाने वाला सोडा नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है अभी आपने पढ़ा था, ये नहीं होगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट ये सही है। Na2CO3 होता है इसका। ठीक है, जल को मृदु बनाने में के लिए जल में वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O डालकर उबालते हैं, जिससे अस्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है।
जल की अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट के लवणों के कारण होती है। जब अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड नाइट्रेट आदि के लवणों में घुले रहने के कारण होता है। मतलब जब बाइकार्बोनेट्स में घुले रहेंगे तो कठोरता रहेगी, जब ये खत्म हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे तो वो कठोरता खत्म हो जाएगा। ठीक है, 95% देखते हैं। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर का, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम परमैंगनेट का, सोडियम बेंजोएट का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको याद भी रहता है। सोडियम बेंजोएट खाद्य प्रसंस्करण में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट इसको कहते हैं, यानी C7H5O2 का प्रयोग खाद्यान्न प्रसंस्करण संरक्षण में किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा है? बेकिंग सोडा का मतलब होता है ये वाला NaCO3। 20 द राइट आंसर होगा। ब्रेड वगैरह बनाने में, सोडा बनाने में जिसमें पानी डाला जाता है तो क्या निकलता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर कहते हैं। अभी मैं ऊपर आपको बता रहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, ये होता है NaSCO3 और ये होता है टेबल साल्ट, इसको NaCl कहते हैं। ठीक है, और ये चूना पत्थर क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर या लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक रूप है। चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है। ठीक है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों में जैसे कि कैल्साइट और एरेगोनाइट में मिल जाती हैं। ठीक है, हमारे प्रकृति में ऐसा पाया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सोडियम का या कैल्शियम का? सी इज द राइट आंसर, कैल्शियम होगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मैंने आपको बताया था CaSO4 हाफ H2O। तो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम का एक उत्पाद है। रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, जो कि श्वेत वर्ण चूर्ण के रूप में मिलता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है क्योंकि यह जिप्सम CaSO4 2H2O से प्राप्त होता है और मुख्यतः पेरिस में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम सल्फेट निर्जल, मतलब कैल्शियम सल्फेट को CaSO4 को निर्जल के रूप में क्या जाना जाता है? तो एप्सन, जिप्सन और नीलत होता या पोटास फिटकरी। तो पोटास फिटकरी का होता है K2SO4, Al2SO4, थ्राइस 24H2O। ठीक है, तो ये नहीं होगा। एप्सन लवड भी नहीं होगा। इसमें नीलत होता है, टोठिया जो होता है, बोरेक्स होता है, Na2B4O7 होता है। ये भी ना जिप्सम इसका राइट आंसर हो सकता है। देख लेते हैं। एक सेकंड बी सही है। कैल्शियम सल्फेट या CaSO4 को जिप्सम कहा जाता है। यह श्वेत रंगेदार ठोस पदार्थ होता है। इसके अणु जल के 2 अणुओं में रहते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। तो जिप्सम का निर्जलीकरण रूप है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर पुनः वह जिप्सम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो संगमरमर को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर होगा। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। मैंने आपको चट्टान के 3 रूप बताए थे। एक होता है अग्नेय चट्टान, दूसरा होता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, तीसरा होता है अवसादी चट्टान। तो और उसमें सेकंड वाला ये कायांतरित चट्टान है संगमरमर। इसका मुख्य घटक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। राजस्थान के मकराना में अपने उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ध्यातव्य है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सफेद रंग का जल में आबिले ठोस होता है, तो जल में नहीं मिलता है ये, जिसे चूने के पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धातु ठंडे पानी की प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म पानी पे वाष्प से प्रतिक्रिया कर लेता है? गर्म पानी करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया कर लेता है। तो कौन सा? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म पानी पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होने वाला क्या है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है इसमें। ये मैं गलत कर दिया यहाँ पे, देखिए जल्दीबाजी में ही होता है। तो आंसर इसका क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड होगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाता की उंगलियों के निशान में प्रयोग किया जाता है। देखिए यही सिली मिस्टेक बुक से होते थे, गन्ना परीक्षक में क्वेश्चन है और मैं होता तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट लगा के भाग आता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो कृत्रिम वर्षा के लिए सहायक होता है। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, जब अवार्ड देने जाते हैं तो वहाँ हाथ में जो लगाया जाता है स्याही न मिटने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है AgI, ये कृत्रिम वर्षा में, AgNO3 ये आपके हाथ में जो मतदान वाला लगता है, और AgBr ये क्या होता है? AgBr जो होता है फोटोग्राफिक में प्रयोग होता है। जो आपको कभी सिंगुआ हुआ होगा तो आप जो है वहाँ पे लगा लेते हैं, सही हो जाते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना % होता है? ठीक है, यहाँ होगा 25%। भाई 18 कैरेट सोना आपको मैंने ऊपर निकाला था, 18 भागे आप 24 करेंगे तो 6 तिरिक 18 और 6 चौक 24, 3/4 जो होगा ये, इसका हम बोलते हैं 25%। परसेंटेज में आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये 25% है, सॉरी 75% है। ठीक है, अभी 75% निकल कर आया है। जब भी 75% निकल कर आया है तो 25% इसमें शुद्धिय मिलाएंगे तभी तो आपका 100% वो एलॉय बन जाएगा। तो यहाँ 25% जो होता है क्या होता है? धातुओं के अन्य मात्राएं इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो 24 कैरेट वाला माना जाता है। तो यहाँ से मैंने इतना आपको बता दिया, समझ गए होंगे आप। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड है यार, ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड वहाँ पर लिख दिए, सिल्वर ब्रोमाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये होता है आपका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड आप कोई भी लिख सकते हैं, तो उसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो लेड होगा यार, यही PB है। बाकी ये तो सोना है, ये सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, तो PB है। जो लैटिन शब्द की प्लम्बन या PB से संक्षिप्त है और इसका यह एक धातु एवं तत्व है। काटने से नीलिमा या के लिए सफ़ेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श लेने से स्लेटी हो जाता है। इसमें विद्युत कोषों, बंदूक की गोलियों बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, या सोल्डर के रूप में भी मौजूद होता है। ठीक है, सबसे घना स्थिर तत्व है ये, छोड़िए इसको। तो 106 नंबर, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो जो त्वरित चांदी होती है किसका उत्पाद है? तो पारे का। ठीक है, पारा एक द्रव धातु है या तरल धातु है, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, जिसे त्वरित चांदी भी कहा जाता है। त्वरित चांदी आ जान लीजिए पारा है। लोअर ग्रेड एग्जामिनेशन में पूछा गया 2019 में। इसे पारद या मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। यह कम से कम गलनांक और क्वथनांक की वजह से पारा थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बैरोमीटर, मैनोमीटर और अन्य मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में एल्कोहल को जो है वो थर्मामीटर में डाल करके वह पता किया जाता है। 107 नंबर देखते हैं, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो क्या है, ये अर्धचालक हैं। अर्धचालक का मतलब होता है उपधातु है, मिडिल में है। सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह प्रकृति की संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह विद्युत का अर्धचालक धातु है। सिलिकॉन अपरूपता प्रदर्शित करती है। ये दो अपरूप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप में भी मिलती है। सिलिकॉन का मतलब होता है वही, आपको सियाल सीमा निफे पढ़े होंगे। तो सिलिका और एल्युमिनियम जो होता है प्रकृति में कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है ना, तो वहीं पर। तो ये कह रहा है क्रिस्टलीय और अन्य क्रिस्टलीय रूप में दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय या मेलेबल है? मतलब ठोकने पीटने पर ये जो होता है सबसे ज़्यादा पतला हो जाता है इनमें से। तो एल्युमिनियम, तांबा तो नहीं होगा, ज़्यादा जस्ता और शीशा भी पीट नहीं जाता, पतला नहीं कर सकते हैं, शीशा तो नहीं कर सकते हैं। सोना चांदी, यहाँ D इज द राइट आंसर होगा, ये सही। एक गन्ना सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। सोना और चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था में संयुक्त दोनों रूप पाए जाते हैं। Ag होता है और सोना होता है Au। ठीक है,
AU79 AG47। तो निष्कर्षण क्लोवेराइट सिल्वेनाइट अयस्क में किया जाता है। ये एक चमकदार और बहुत आघात वर्धन तथा तन्य धातु के होते हैं। इनका उपयोग आभूषण निर्माण करने में किया जाता है। चांदी व सोना का गलनांक और क्वथनांक 961.7 डिग्री सेल्सियस, ये है आपका चांदी का, और सोने का है 2162.7 डिग्री सेल्सियस तथा 1063 से और 2970 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक और क्वथनांक होता है। थोड़ी आगे बढ़ते हैं इसके, इतने पर जम जाएगा, इतने पे कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन से सीरीज ज़्यादा नहीं पूछते हैं, थोड़ी इसको भाग अगर जाने देती चीज़। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी? तो आपको पता होगा कि कांस्य युगीन सभ्यता आई थी हमारे यहाँ, तो कांसा यही होगा। ठीक है, कांसा यही होगा। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता भी आई थी, तो तांबा भी तो हो सकता है यार। आप भी के साथ जाइए, क्योंकि कांसा बाद में आया था, पहले तांबा आया था। ठीक है, तो आप तांबे के साथ जाइए, क्योंकि ताम्र युगीन सभ्यता आई थी। ठीक है, कांसा बाद में आया था। बी देखते हैं, यहाँ बी आंसर सही है। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा है। देखिए मैंने इसको इसलिए चेंज किया क्योंकि ताम्र युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से पहले आई थी, ताम्र पाषाणिक सभ्यता आई थी, तो वहां से मैंने इसको चेंज किया है। ठीक है, ताम्र या तांबा एक रासायनिक तत्व है। इसका उपयोग कॉपर Cu के रूप में किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या जो होती है 29 है, परमाणु भार 63.5 है, और वह यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चालक के रूप में प्रधानता के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखिए एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम, जिप्सम नहीं, एप्सम। एप्सम का जो नाम है उसका मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, MgSO4 होता है। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम कहते हैं। हिंदी में सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसको बार बार रिवाइज करिएगा तभी आपको याद होगा। ठीक है, मैं तो पढ़ा दिया हूँ, मुझको भी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, फिर मैं इसको एक बार रिवाइज करूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। मैंने पूर्णतः हर चीज़ को हर सेक्टर से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है, समस्या होती है तो हमको आप बताइएगा, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।